तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 24 एंड 25 अप्रैल के पीआईबी एंड द हिंदू समरी बेस करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैंक्स द्वारा भारत में विज्ञापनों में लैंगिक पक्षपात और समावेश यानी जेंडर बाइस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके ऑप्शंस है ए यूनेस्को, बी यूएन, सी यूएनडीपी या फिर डी यूनिसेफ। तो इसका उत्तर है डी यूनिसेफ। अब इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिसेफ ने ये जारी किया है, तो यूनिसेफ से जुड़े कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में यूनिसेफ तथा जीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया भारत में विज्ञापनों में लैंगिक पक्षपात और समावेशन शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है। इस शोध अध्ययन में वर्ष 2019 के दौरान संपूर्ण भारत में प्रसारित किए गए 1000 से अधिक टेलीविज़न और यूट्यूब विज्ञापनों का आकलन किया गया है। अध्ययन में सर्वाधिक पहुंच हासिल करने वाले विज्ञापनों को विश्लेषण किया गया है। अब इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलता है? तो यद्यपि जहां तक कि स्क्रीन और बोलने के समय के संदर्भ में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समानता की बात की जाए तो ये विज्ञापन वैश्विक मानदंडों से बेहतर है, किंतु इनका चित्रण समस्यात्मक है क्योंकि ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। इन विज्ञापनों में पुरुष पात्रों की तुलना में महिला पात्रों को विवाहित के रूप में अधिक, किसी आय अर्जित करने वाले व्यवसाय में कम तथा देखभाल करने वाले और माता पिता के रूप में संभवतः अधिक चित्रित किया जाता है। महिला पात्रों को पुरुष पात्रों की तुलना में निम्नलिखित गतिविधियां करते हुए दिखाने की अधिक संभावना है। खरीदारी 3% पुरुष पात्रों की तुलना में 4.1% है। सफाई में 2.2% पुरुषों के मुकाबले 4.8% महिला, और भोजन के लिए खरीदारी या बनाने की तैयारी में 3.9% के खिलाफ 5.4% है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ब्लैंक्स को औपचारिक रूप से नरसंहार मानने की तैयारी कर रहे हैं। उसके ऑप्शंस हैं ए सर्केशियन नरसंहार, बी कंबोडियन नरसंहार, सी आर्मेनियाई नरसंहार या फिर डी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी आर्मेनियाई नरसंहार, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन है वो आर्मेनियाई नरसंहार को औपचारिक रूप से नरसंहार मानने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो प्रति वर्ष 24 अप्रैल को आर्मेनियाई नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। आर्मेनियाई नरसंहार, अब ये क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 से 1922 के बीच ऑटोमन तुर्कों द्वारा आर्मेनियाई आबादी को पूर्वी अनातोलिया से निर्वासित कर दिया गया था। इस दौरान हुए आर्मेनियाई नरसंहार में हजारों आर्मेनियाई लोग हत्याओं, भूखमरी और बीमारी के कारण मारे गए थे। तुर्की इस घटना पर भिन्न राय रखता है, जबकि इतिहासकारों के बीच इतिहास की इस घटना पर आम सहमति है। अब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड के विद्वानों का अनुमान है कि इस प्रकरण में 1 मिलियन से अधिक आर्मेनियाई लोग मारे गए थे। इस स्वीकृति का महत्व क्या है? तो शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका की सरकार द्वारा इस स्वीकृति का तुर्की पर बहुत कम कानूनी प्रभाव पड़ेगा। इससे तुर्की के लिए मात्र शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अमेरिका के इस कदम से अन्य देश इस नरसंहार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तथापि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह स्वीकृति तुर्की के लिए अवांछनीय और अरुचिकर हो सकती है। द आर्मेनियन गेनोसाइड यानी कि 1915 में मैन मैसर्स डिपोर्शन एंड फाइट रूटीन्स, यहाँ पे मैप में दिखाया गया है सब जगह से, आप मैप देख सकते हो। जो ऑरेंज कलर में दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड आर्मेनियन स्किल, एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं होते, अननोन लिखे गए हैं, फ्लाइट रूट्स लिखे गए हैं और डिजर्ट एंड माउंटेन रूट्स वेर
मैनी अमेरियंस डाइड ऑफ सेवन एंड एग्जॉस्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लैंक्स के 4 जिलों में कुछ क्षेत्रों को अफ्रीकी स्वाइन फीवर के उत्केंद्रों के रूप से घोषित किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं असम, बी मिजोरम, सी मेघालय या फिर डी त्रिपुरा। तो इसका उत्तर है बी मिजोरम, यानी कि मिजोरम के 4 जिलों में कुछ क्षेत्रों को अफ्रीकी स्वाइन फीवर के उत्केंद्रों के रूप में घोषित किया गया है। अब अफ्रीकी स्वाइन फीवर ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एएसएफ एक अत्यधिक संक्रमण और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था और इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है। और चूंकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अंततः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ब्लैंक्स के द्वारा मसालों और पाक फला में काम आने वाली जड़ी बूटियों पर कोडेट समिति के 5वें सत्र का उद्घाटन किया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं ए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, बी फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सेवा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्लिनरी हर्ब्स के बारे में। तो ये वर्ष 2013 में गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य मसालों और पाक कला में काम आने वाली जड़ी बूटियों के सूखे हुए, निर्जलित, साबुत अवस्था, पीसे, टूटे एवं कटे हुए प्रकारों के लिए वैश्विक मानकों का विकास एवं प्रचार करना। यह आवश्यकता पड़ने पर इन मसालों का एवं जड़ी बूटियों का प्रतिरूपण करने से बचाव हेतु मानकों को विकास की प्रक्रिया में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श भी करेगी। इस कमेटी के सत्रों का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया था तथा इसके लिए मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस आयोजन के लिए सचिवालय के रूप दायित्व निभाया गया था। अब कोडेक्स एलिमेंट्रिस ये क्या है, तो सीएसी द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है। ये मानक सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों, प्रसंस्कृत, अर्ध प्रसंस्कृत, कच्चे अथवा खाद्य उत्पादों के दोबारा प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री को कवर करते हैं। कोडेक्स प्रावधानों में सूक्ष्मजीवी विज्ञानी मानदंडों, खाद्य योजकों, कीटनाशक, पशु औषधीय अवशिष्टों सहित खाद्य पदार्थों की स्वच्छता व पोषण संबंधी गुणवत्ता को शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैंक्स पर लगे एक उपकरण को पहली बार मंगल के विरल वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफलता मिली है। तो इसके ऑप्शन है ए शुक्रायन 1, बी परसिवरेंस रोवर, सी एस्ट्रोसेट या फिर डी रिसेट 1। तो इसका उत्तर है परसिवरेंस रोवर। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल की संरचना, यानी कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96% है तथा ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.13% है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब मंगल पर परसिवरेंस द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किस प्रकार किया गया, तो मार्स ऑक्सीजन इन सीट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया। यह मात्रा एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 10 मिनट तक सांस लेने के लिए पर्याप्त होती है। पृथ्वी पर एक वृक्ष की भांति मॉक्सिका कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से ऑक्सीजन परमाणुओं को पृथक करता है। यह प्रक्रिया लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऊष्मा का उपयोग करके पूरी की गई।
अब मॉक्सी के बारे में जान लेते हैं। तो एक तकनीकी प्रदर्शक मॉक्सी प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे परसिवरेंस रोवर के भीतर लगाया जाता है। यह एक कार की बैटरी का आकार है और इसका वजन पृथ्वी पर 7 पाउंड यानी कि 17.1 किलोग्राम तथा मंगल ग्रह पर मात्र 14.14 पाउंड यानी कि 6.41 किलोग्राम है। अगले 2 वर्षों में मॉक्सी द्वारा 9 बार ऑक्सीजन निष्करण किए जाने की उम्मीद भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ब्लैंक्स प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है ए हिंदी दिवस, बी मृदु दिवस, सी पृथ्वी दिवस या फिर डी जल दिवस। तो इसका उत्तर है सी पृथ्वी दिवस, यानी कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब इससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो पृथ्वी दिवस 2021 का विषय यानी कि इस साल का टॉपिक है अपनी धरती को पहले जैसा करो, यानी कि रिस्टोर अवर अर्थ। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में पहली बार मनाया गया था। यह कार्यक्रम वर्ष 1969 में हुए सांता बारबरा तेल रिसाव की घटना तथा साथ ही साथ स्मॉग और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों के कारण शुरू किया गया था। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में अभिहित किया गया था। लेकिन वर्तमान में पृथ्वी दिवस वैश्विक स्तर पर ORG एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा समन्वित किया जाता है और पृथ्वी दिवस 2016 के दिन ही पेरिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो हमें याद रख लेने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु ब्लैंक का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। तो इसके ऑप्शन है ए रासायनिक हथियार निषेध संगठन, बी आर्थिक निगम का संगठन, सी मानवीय संगठन या फिर डी व्यापार मंच। तो इसका उत्तर है ए रासायनिक हथियारों निषेध संगठन, यानी कि हाल ही में CAG को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। अब इससे रिलेटेड बात जान लेते हैं। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु रासायनिक हथियारों निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2021 से शुरू होगा। OPCW सम्मेलन के दौरान भारत को एशिया समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक अन्य 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। अब रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में जान लेते। तो ये क्या होता है। तो यह परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफेशन ट्रीटी की शर्तों को लागू करने और इनका कार्यान्वयन करने हेतु रासायनिक हथियार अभिसयम के द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब परमाणु अप्रसार संधि के तहत संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देश के लिए रासायनिक हथियारों के उपयोग, संग्रहण या हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्लैंक्स का विस्तार सभी राज्यों में कर दिए गए हैं। तो इसके ऑप्शन से ए वय वंदना योजना, बी हर घर उज्ज्वला योजना, सी स्वामित्व योजना या फिर डी PM किसान योजना। तो इसका उत्तर है सी स्वामित्व योजना। इसका हाल ही में इसका विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया है। अब स्वामित्व योजना ये क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह योजना की शुरुआत पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। इस योजना के तहत ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहियासी जमीनों के स्वामित्व का मानचित्रण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत में संपत्ति रिकॉर्ड रख रखाव में क्रांतिकारी बदलाव लगाना है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी और गांव की संपत्तियों से संबंधित ये रिकॉर्ड
पंचायत स्तर पर भी बनाए रखे जाएंगे, जिससे संपत्ति स्वामियों से संबद्ध करों का संग्रह किया जा सके और इन स्थानीय करों से प्राप्त धन का उपयोग ग्रामीण अवसंरचनाओं और सुविधाओं के निर्माण के लिए भी किया जाएगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतरिम ब्लैंक योजना के तहत 51,560 करोड़ की मौजूदा सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया है। तो इसके ऑप्शंस हैं एमएसएमई हेल्पिंग स्कीम, अर्थोपाय अग्रिम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर डी अटल पेंशन योजना। तो इसका उत्तर है बी अर्थोपाय अग्रिम योजना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांस योजना के तहत 51,560 करोड़ की मौजूदा सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अर्थात कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए अर्थोपाय अग्रिम योजना के तहत निर्धारित यह सीमा 30 सितंबर अपरिवर्तित रहेगी। केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1997 को किया गया था और इसे केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एड हॉक अस्थायी ट्रेजरी बिलों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने के बाद लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में नासा द्वारा ब्लैंक मिशन लॉन्च किया गया। तो इसका ऑप्शन है ए क्रू 2, बी वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम, सी ऑर्टेमिस कार्यक्रम या फिर डी इनमें से एक भी नहीं। तो इसका उत्तर है ए क्रू 2, यानी कि हाल ही में नासा द्वारा क्रू 2 मिशन लॉन्च किया गया है। इसका संदर्भ, यही टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हाल ही में एक वाणिज्य चाल कदल कार्यक्रम कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत नासा और स्पेसएक्स के माध्यम सहयोग के तहत 4 अंतरिक्षी यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को भेजा जाएगा। इस मिशन को क्रू 2 के नाम दिया जाएगा और यह स्पेसएक्स के ड्रैगन का चालक दल ले जाने हेतु दूसरी उड़ान है। इस उड़ान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को भी शामिल किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर ब्लैंक नामक एक आभासी बैठक की मेजबानी की गई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं ए बायो वेपन प्रिवेंशन समिट, बी लीड्स समिट ऑन क्लाइमेट, सी ग्लोबल अर्थ समिट या फिर डी एनवायरनमेंट चेंज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका उत्तर है बी लीड्स समिट ऑन क्लाइमेट। इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन, ये सम्मेलन जो होता उसका उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इस दशक में उत्सर्जन कम करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था को तैयार करना, जलवायु कार्रवाई से होने वाले आर्थिक और सामाजिक लाभों को देखना, नए व्यवसायों और उद्योगों का निर्माण करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तथा उत्सर्जन को घटाने वाली तकनीकी का उपयोग करना, वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों को उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तरीके खोजने के माध्यम से जीवन और आजीविका का रक्षा करना। तो आज के इस वीडियो के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो भारत में राज्य की पंचायती राज व्यवस्था को नियमित करते हुए संविधान 13वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और इसी कारण इस दिन को देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार में फ्री फंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई है। फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज के तहत मंत्रालय ने फॉस इन्वर्टर्स प्रौद्योगिकी उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप्स को आह्वान किया है कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में
के लिए संभावित अनुप्रयोग को इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सोर्स उत्पादन नवाचारों को प्रस्तुत करें। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।